हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्मृति सिविल सेवा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एक लंबे अरसे के बाद हम लोग फिर से मिलने वाले हैं और आज हम लोग आरएस मुख्य परीक्षा हमारे जो जून में आयोजित होने जा रही है उसका जो पेपर 4 है उसमें जो लेखन भाग है भाग ब और से उसकी हम लोग बात करेंगे। और इसमें आपके जो कि क्या रहने वाला है तो मैं आपको अवगत करवा दूं कि इसके अंतर्गत हम ये बात करने वाले हैं पेपर 4 के लेखन भाग है उसके बारे में हम यहाँ जो कि चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ लेखन भाग ब और से है इसके प्रत्येक जो टॉपिक है अध्याय है उसको कैसे लिखना है और उसके प्रत्येक के आपके जो 10-10 उदाहरण हैं उनको मैं यहाँ आपको लाइव जो कि उसका आंसर लिखवाऊंगा और बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और साथ ही हम लोग ये भी इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि विगत 2016, 2018, 2021 मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आ रखे हैं उनके जो आंसर है वो क्या रहने वाले हैं। साथ ही साथ अपने हमारे जो टॉपर्स रह चुके हैं जिनकी आरपीएससी द्वारा उत्तर पुस्तिका जारी की गई है उनकी कॉपी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि हम ये जान पाएँ कि आरपीएससी का जो मूल्यांकन मेथड है वो क्या रहता है, उसमें जो कि कितने अंक है वो हमें मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक अच्छा आंसर है वो आपके जो कैसा हो सकता है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही जो आप लोग मैं आपको प्रत्येक दिन ये जो टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे उसके बाद में जो अभ्यास प्रश्न है वो दूंगा और अगले जब भी अपने इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड होगा तो उसमें पहले आपके द्वारा जो कॉपी भेजी जाएगी उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद में आपका जो अगला सवाल है उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको अवगत करवा दूं कि मुख्य परीक्षा के अपने कुल जो 4 पेपर हैं वो आयोजित होते हैं और प्रत्येक पेपर है यहाँ आपका इनका वेटेज है और टाइम है वो एक समान है, यानी जो 3 घंटे का टाइम रहता है जो कि 200 अंकों का पेपर आयोजित होता है। यहाँ यदि हम मार्किंग की बात करें हैं तो पेपर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक है। यहाँ आरपीसी जो एग्जामिनर है उनको गाइडलाइन जारी करते हैं कि भाई आपको आंसर है यदि लिखा जाता है एकदम अच्छे से लिखा जाता है तो 50 से 60% मार्किंग है वो आपको करना होता है। वही मैं यदि बात करूँ जो पेपर 4 हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका यदि हमें अभ्यास क्यों करना चाहिए और अधिक से अधिक इस पर हमें जो अपना ध्यान है वो यहाँ पर क्यों लगाना चाहिए, तो इसका रीज़न ये है कि पेपर 4 की जो मार्किंग है इस मार्किंग में जो ग्रामर का भाग आता है आपका ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण है। हिंदी व्याकरण आती है आपकी जो 50 नंबर की और 20 अंक की आती है इंग्लिश व्याकरण। तो मैं यदि यहाँ आपको कहूँ ये जो 17 अंक है ये मार्किंग है, ये आपकी जो कि फिक्स्ड मार्किंग है। यहाँ यदि आपने आंसर सही लिखा है और यदि वो प्रश्न 1 अंक का है तो आपको 1 नंबर ही मिलने वाला है, ना कि यहाँ पर आपको आधा अंक। वहीं यदि जो पेपर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक की मैं बात करूं तो यदि आप आंसर सही लिख करके भी आते हो तो भी यहाँ आपको यदि प्रश्न आपके 2 अंक का है तो 2 अंक में आपको 1 से 1.5 अंक ही मिलने वाला है। यहाँ तो 1 मिलेगा या यहाँ पर आपको 1.5 अंक है वो मिलने का काम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ मार्किंग है वो 50 से 60% ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और यदि अपन कहीं 1-2 कॉपी में ये देखते हैं कि वहाँ मार्किंग है जैसे 2 अंक का प्रश्न है तो 2 में से यदि 2 अंक मिल जाते हैं तो वो अलग बात है, वो जो कि कुछ एक ऐसी कॉपी होते हैं उनमें ही होते हैं। इसके अलावा जो कॉपियाँ होती हैं उसमें मार्किंग है वो 1 से 1.5 तक की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती, यानी 50 से 60% मार्किंग ही आरपीसी द्वारा की जाती है। तो इसीलिए हमारा जो पेपर 4 है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 70 अंक है मार्क्स है यहाँ अपने जो अंक है वो जो कि यहाँ जो कि फिक्स्ड अंक होते हैं वो कंप्लीट अपन यहाँ पा सकते हैं। अभी हम लोग यदि पाठ्यक्रम की बात करें तो जो पेपर 4 के पाठ्यक्रम में है सबसे पहले हमारे व्याकरण आती है हिंदी में, जहाँ आपके 50 प्रश्न आएंगे और 50 अंक के ही
आएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक आता है। और जो 2023 से पहले की बात करूं तो यहाँ 25 प्रश्न आते थे और 50 अंक आते थे। लेकिन अभी है जो आरपीसी ने अपना पैटर्न है वो थोड़ा बदल दिया है, तो 50 प्रश्न आएंगे और 50 अंक आएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का आपका होगा। ठीक है, बाकी जो लेखन भाग बे और से उसमें वही पैटर्न जो पहले था वही फॉलो किया जा रहा है। लेखन भाग बे में आपके जो कि 5 टॉपिक है। पहला है संस्कृतिकरण, दूसरा पलवन, बाद में जो कि पत्र एवं जो कि प्रारूप लेखन और अनुवाद। ठीक है, अब यदि अनुवाद को मैं छोड़ दूँ, यदि अनुवाद की बात ना करें तो यहाँ आपको औसतन है वो जो कि 6 से 7 अंक मिल जाते हैं यदि आप अच्छे से जो कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हो और लिखते हो, तो 6 से 7 अंक आपको मिल जाते हैं। यदि मैं निबंध की बात करूं तो यहाँ आपको हाईएस्ट जो कि 20 में से आपको जो 14 अंक वर्तमान तक जो अभ्यर्थी हैं उनको मिलने का काम हुआ है। और औसत अंक की बात करूं तो 8 से 9 अंक है वो औसत अंक होते हैं जो आपको निबंध में जो अभ्यर्थी हैं उनको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही यदि हम लोग यहाँ बात करें अनुवाद की, तो अनुवाद में एडवांटेज ये है जो इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, उनको अनुवाद में अंक है वो मिलने का काम थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अनुवाद में यहाँ उनको है 6 से जो 7 अंक है वो मिल जाते हैं। जबकि मैं हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की बात करूँ तो यहाँ जो 3 से जो 4 अंक है वही मिल पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि अनुवाद ये आपकी जो भाषा है उसका खेल है, और अनुवाद में यदि आपकी जो भाषा ही आपका जो भाषा ही आपका जो तारतम्य है और साथ साथ भाषा ही उसमें यदि जो ग्रामर है उसमें यदि जो त्रुटि पाई जाती है तो आपको अंक मिलने का काम नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन है, इसमें इंग्लिश का जो पैराग्राफ आपको दिया होता है और हिंदी ट्रांसलेशन आपको करना होता है। ठीक है, बाकी जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में जो कि 20 अंक की अंग्रेजी जो आएगी आपकी इंग्लिश व्याकरण आएगी, और जो 30 अंक का भाग बी आएगा और जो 30 अंक का भाग सी आएगा। इस प्रकार इंग्लिश आपके 80 अंक की आने का काम होगा। आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे हिंदी का जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में आपके जो टॉपिक नंबर 1 है भाग बे का संस्कृतिकरण, यहाँ आपको एक जो कि गद्य अवतरण है वो दिया हुआ मिलेगा, उसका उचित शीर्षक है वो आपको लिखना है, एवं लगभग 1/3 वर्ड है उसमें आपको संक्षेपण करना होता है। यानी यदि 150 वर्ड में आपको गद्य अवतरण या अनुच्छेद आपके समक्ष जो कि दिया हुआ होगा, तो आपका उसका जो संक्षेपण है वो 50 वर्ड में करना होता है। इसकी मार्किंग की बात करूं तो ये आपके 10 अंक का होता है। 10 अंक को 2 + 8 में बांट रखे होते हैं। ये जो 2 अंक है ये शीर्षक के मिलते हैं, 2 अंक आपके शीर्षक के मिलते हैं, और 8 अंक है वो संक्षेपण को के लिए मिलने का काम होता है। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपन बात करेंगे कि संस्कृतिकरण क्या है, उसको कैसे लिखना चाहिए, और संस्कृतिकरण लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ संस्कृतिकरण में जो शीर्षक है उसका चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद में संक्षेपण करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है, क्योंकि आरएस के अभ्यर्थियों में मैंने ज़्यादातर यही जो चीज़ें देखी हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछने का काम कर रहा है कि जो संक्षेपण है वो लिखने को जहाँ बोल रहा है, वहीं जो अभ्यर्थी है अभ्यर्थी यहाँ पर जो सारांश से लेखन है वो करके आ जाते हैं, और फिर वो अंक आपके मिलने का काम नहीं होता है। ये आपको मैं उदाहरण सहित आगे जो आरपीसी की कॉपी है उसमें अपन बात करेंगे। मैं यदि आपको यहाँ बताऊँ तो ये मैंने कुछ जो कॉपियाँ हैं उनका विश्लेषण किया है, उसके आधार पर ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ ये जो सवाल है आरपीसी का है, तो इसमें जो दे रखा था इसमें अभ्यर्थी ने क्या किया था, ये जो संस्कृतिकरण करने का यहाँ पर जो कि बोला गया था, वहीं जो अभ्यर्थी है वो यहाँ जो सारांश लेखन है वो करके आ गया है। ठीक है ना, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये जो गलती इन्होंने की है ये गलती हमें नहीं करनी है। तो वही मैं आपको आज इन्हीं बातों को हमें ध्यान रखना है, इसी को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपन एक एक करते हुए बात करेंगे। और सबसे पहले अभी हम बात करेंगे संस्कृतिकरण क्या होता है,
इसका अर्थ क्या है और इसको आपको किस तरह से लिखना चाहिए और इसको लिखते समय किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ इसके लिखने की या हल करने की विधि है वो क्या होनी चाहिए, एक जो तरीका है वो आपके लिए क्या होना चाहिए, एक जो अच्छा मेथड है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि संस्कृतिकरण क्या होता है, इसका सामान्य क्या अर्थ है। तो इसकी बात मैं यदि करूं तो संस्कृतिकरण सामान्यतः अंग्रेजी का जो प्रेस शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है। और वैसे जो प्रेस शब्द है ये मूलतः आपके जो फ्रेंच भाषा का वर्ड है और जिसका अंग्रेजी में उच्चारण और वर्तनी है आपकी जो कि प्रेसी, ठीक है, और उससे रिलेटेड है। यदि मैं यहाँ पर इसके अर्थ की बात करूँ, जो प्रेसी के अर्थ की बात करूँ, तो यहाँ यही होगा कि किसी विस्तृत अवतरण का ऐसा संस्कृत रूप जो अपने आप में यथातथ्य, सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो, यानी यथातथ्य हो, सुनिश्चित हो और सुस्पष्ट हो। यानी यदि यह हम बात करें कि संक्षेप में कहें तो ये कहा जा सकता है कि संक्षेपण में किसी लेख, भाषण या पत्र या किसी ऐसी लिखित सामग्री को संक्षिप्त रूप में आपकी जो कि प्रस्तुत किया जाता है, यानी एक जो बड़े रूप में सामग्री लिखी गई है या जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है उसका जो संक्षिप्त रूप है उसको आपके संक्षेपण कहा गया है, ठीक है। हमने पहले ही बात की है कि जैसे आपको 150 वर्ड में दिया हुआ होता है तो वहाँ आपको केवल जो 50 वर्ड है उसमें करना होता है, यानी इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपको कम शब्दों में लिखना होता है अपनी बात को जो आपको पहले दी गई है, ठीक है। यदि हम संस्कृतिकरण की विधि की बात करें, यहाँ संस्कृतिकरण की विधि की बात करें तो विधि में आपके यदि बात करूं जो कि 3 जो टाइप है वो रहने वाले, विधि में आपके जो 3 अंग है वो रहने वाले। सबसे पहले अध्ययन करना, जो आपको एग्जामिनर ने गद्यांश दे रखा है सबसे पहले उसका आपको अध्ययन करना है, कम से कम आपको 2 बार अध्ययन करना है। 2 बार अध्ययन करने के बाद में जब आप तीसरी बार अध्ययन करते हो तो जो अवतरण है उसमें जो मुख्य बिंदु है, मुख्य तथ्य है जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उन मुख्य तथ्यों को आपको तीसरी बार पढ़ते समय अंडरलाइन कर देना है। जो मुख्य तथ्य है उसको अंडरलाइन कर देना है, मुख्य विचार है उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर बात आती है हमें कि भाई अब हमें इसको हल करना है। हल करते हैं तो सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि भाई इसको 1-23 शब्दों में लिखना है और उचित जो शीर्षक है वो देने का काम करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो चुनौती आती है वो आती है कि भाई शीर्षक का चयन कैसे करें, जो शीर्षक है उसका चयन कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जब आप मूल अवतरण को या जो गद्यांश है उसका अध्ययन करते हो तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आप जब उसका अध्ययन करते हो तो उसका जो मूल मंतव्य क्या है या फिर जो मूल भाव क्या है उसका आपको अध्ययन करना है। और फिर मूल भाव है, मूल भाव जानने के पश्चात आपको जो शीर्षक है उसका चयन करना है कि जो उसका मूल भाव है वही जो इस संक्षेपण है उसका शीर्षक होगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा यदि मैं बताऊं तो जब आप शीर्षक का अध्ययन करेंगे तो जो आरंभ की 2-3 लाइनें हैं यहाँ तो आपको यहाँ तक आते आते आपको इसका जो मूल मंतव्य है वो आप जान जाएंगे, या फिर आप मध्य भाग तक आते आते आराम से उसका मूल मंतव्य है वो जान जाएंगे। तो आप पढ़ते टाइम थोड़ा सा इस बातों को ध्यान में रखना है कि भाई इसका जो मूल मंतव्य है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि भाई जो शीर्षक है उसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मुख्यतः 4-5 ऐसी बातें हैं जिनको हमें जो शीर्षक है उसको लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। यानी हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए जो शीर्षक है वो हमेशा 2 से 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक वाक्यांश नहीं होना चाहिए। कम से कम जो शीर्षक है वो 2 से 3 वर्ड का शीर्षक है वो एक उचित शीर्षक माना जाता है, ठीक है। और जो शीर्षक है उस जो शीर्षक है वो गद्यांश के मूल भाव है, गद्यांश के मूल अंश है या जो उसका केंद्रीय भाव है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और किसी भी स्थिति में शीर्षक है वो पंक्ति रूप में न हो, नहीं या आपका जो कि क्रियावादी हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ जो अभ्यर्थी है, हर अभ्यर्थी यहाँ जो गलती करने का काम कर रहा है कि जब हमें शीर्षक लिखने का काम कर रहे हैं तो शीर्षक को अथवा में लिख देते हैं, या हमने यदि एक जो शीर्षक है वो लिखा है फिर अथवा में करके जो दूसरा जो शीर्षक है वो भी हम लिख देते हैं।
तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि अथवा में करके हमें कभी जो शीर्षक है उसको दो नहीं लिखना चाहिए। हमेशा जो शीर्षक है वो आपका एक होना चाहिए, यानी जो संक्षेपण है उसका शीर्षक हमेशा एक होना चाहिए। इसके जो रीज़न मैं कहूँगा तो यही है कि जो एग्जामिनर है वो आपकी जो भाषाई अभिव्यक्ति है, आपकी जो निर्णय शक्ति है, उसको जांचने का काम कर रहा है। यदि आप जो शीर्षक है वो दो लिखने का काम कर रहे हो तो फिर ये चीज़ होगी कि एग्जामिनर के मन में ये बात आएगी कि भाई कहीं ना कहीं आप अपनी बात पर अडिग नहीं हो और आप ये जो इसमें है एक की बजाय जो कि दो बात करने का काम जो कि कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शीर्षक है वो हमेशा आपका एक होना चाहिए, यानी एक ही लिखना है, अथवा में करके आपको दो नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं जो आपका शीर्षक है उसकी वर्तनी है वो हमेशा है वो जो अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, वो वर्तनी हमेशा आपकी शुद्ध होनी चाहिए। क्या होता है कि अभी मेरे पास मूल्यांकन के लिए जो कॉपियाँ आती हैं जो अभ्यर्थियों की, हमारी जो अभ्यास कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें मैं अभ्यर्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन करता हूँ। तो मैंने ये कॉपियाँ पाई हैं, उसमें क्या होता है कि जो अभ्यर्थी जो हेडिंग देने का काम कर रहा है यानी जो शीर्षक लिखने का काम कर रहा है उसकी वर्तनी भी वहाँ पर अशुद्ध पाई जाती है। यदि आपकी वर्तनी अशुद्ध पाई जाती है तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है उस पर एक सीधा सा इम्पेक्ट जाता है कि आपने जो वर्तनी है वो गलत लिखी है, और एग्जामिनर के मन में एक जो नकारात्मक थिंकिंग है आपके प्रति वो यहाँ से बैठ जाती है, तो आपको जो आगे है वो अंक है वो कम मिलने का काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शीर्षक हमेशा संक्षिप्त हो, 2 से 3 वर्ड का होना चाहिए, साथ ही साथ जो संक्षिप्त हमेशा एक होना चाहिए और इसकी वर्तनी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो शीर्षक है वो आपके जो मूल अवतरण है या जो गद्यांश है उसका जो केंद्रीय भाव है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो हमने बात कर ली थी कि भाई जो आपके शीर्षक है उसका चयन कैसे करें। ठीक है, अब शीर्षक चयन करने के बाद में नंबर 3 पर आता है संक्षेपण। नंबर 3 पर आता है आपका संक्षेपण, यानी जो संक्षेपण है उसको आपको उसको लिखना कैसे है, लिखने का जो तरीका है वो क्या रहना चाहिए, और उसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी अपन बात करेंगे कि भाई जो सबसे पहले जो संक्षेपण है वो मूल अवतरण के जो प्रमुख विचार हैं, मुख्य तथ्य हैं को सावधानीपूर्वक में चयन करना है। यानी जब अपन आरंभ में उसको 2 बार अध्ययन करते हैं और उसके बाद जब तीसरी बार अध्ययन करते हैं तो उसके जो प्रमुख तथ्य हैं, विचार है, हमने पहले ही बात की कि भाई उसको आपको जब आप तीसरी बार पढ़ो तो उसमें अंडरलाइन कर लेना है। जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे यानी जो विचार आपको जो प्रमुख लगे, जो तथ्य प्रमुख लगे उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन कर लेना है, फिर क्या करना है कि मूल भाव का चयन करना है, और मूल भाव का जो आपने चयन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें लग रहा है कि भाई जो मूल गद्यांश है उसमें जो अप्रमुख तथ्य है, विचार है, उसको हमें हटाना है, जो प्रमुख तथ्य और विचार है उसको उसी क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ बात ये करेंगे कि जो एक आदर्श संस्कृतिकरण है, एक आदर्श जो संस्कृतिकरण है उसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यह हम बात करेंगे कि एक आदर्श संस्कृतिकरण या एक आदर्श जो संक्षेपण है उसकी जो क्या विशेषताएं होनी चाहिए और उसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एक जो आदर्श संक्षेपण वही होगा जिसमें मूल गद्यांश है उसके अप्रासंगिक तथ्यों, बातों और उदाहरणों आदि को हटा दिया जाता है। हटाने के बाद में जो प्रमुख तथ्य है, विचार है, बातें हैं और उदाहरण है उनको लिखा जाता है। वही एक आदर्श आपका संक्षेपण है वो होता है। ठीक है, और इस संक्षेपण में मूल अवतरण की व्याख्या और भाव विद्यमान होना चाहिए। नंबर 2 पर बात हमें क्या ध्यान रखना है, जो संक्षेपण कर रहे हैं उसके मूल अवतरण की व्याख्या और भाव है वो उसमें विद्यमान होना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि मैं ये कह दूं कि जो संक्षिप्त है यानी इसको कितना हमें छोटा करके लिखना है, यदि 150 वर्ड का है तो उसको हमें कितना संक्षिप्त करना है। तो यहाँ पर हमारे आरपीसी में जो हेडलाइन दी हुई जाती है कि भाई 1 जो तिहाई वर्ड है, 1 तिहाई जो शब्द है उसमें
लिखना होता है। यानी आपका जो मूल अवतरण है उसके 1/3 शब्दों में ही संक्षेपण करना है। आपको जो तीसरी बात है ये ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि जो अप्रमुख तथ्य है उसको हटा देना है। अप्रमुख तथ्य, विचार, बातें और उदाहरण है उनको हटाना है। नंबर 2 पर बात आपकी आएगी जो मूल अवतरण का मूल भाव है, मूल भाव है या फिर मैं कहूँ कि मूल अवतरण की जो व्याख्या या मूल भाव है वो उसमें आपके विद्यमान होना चाहिए। नंबर 3 पर बात आएगी कि इसको 1/3 वर्ड में ही लिखना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और इसके बाद में मैं यदि बात करूँ तो ये है आपका संक्षेपण है। ये मूल अवतरण का सुसंबंध होना चाहिए, जो तारतम्य युक्त होना चाहिए, स्पष्ट और सवत्यपूर्ण सहज भाषा में वक्त प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, या मैं यदि आपको मेरी लैंग्वेज में बात करूं तो यही होगा, अपनी लैंग्वेज में कहें तो सुसंबंधी, यानी जो मूल अवतरण में जिस जिस क्रम में बातें बताई गई हैं उसी क्रम में हमें लिखना है। यानी जो बात अपने जो कि पहली लाइन में बताई गई है उस बात को हमें संक्षेपण करते समय भी पहली लाइन में लिखना है। जो बात अंत की लाइन में बताई गई है उसको अंत की लाइन में लिखना है। जो मध्य भाग में वो मध्य भाग में बताना है। यानी उसका जो आपके जो क्रम है और आपका जो तारतम्य है वो वही होना चाहिए जो मूल अवतरण का है। ठीक है, बस आपको एक काम करना है कि उसमें जो अप्रमुख तथ्य है, बात है, विचार है और उदाहरण है उनको हटाना है। बाकी जो मुख्य तथ्य, विचार और बात, उदाहरण है उनको आपको वही हुबहू लिखना है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बात मैं ये कहूँगा कि मैंने मेरे अपने जो एस्पिरेंट है तो उनकी मैंने जो कॉपियाँ देखी तो मुझे एक बात का ज्ञात हुआ है कि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें संक्षेपण करते समय जो मूल अवतरण है मूल अवतरण है उसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं उसके बजाय उसके स्थान पर जो हिंदी लिटरेचर के अभ्यर्थी हैं वो जो कि अपने साहित्यिक शब्द है उनका प्रयोग कर लेते हैं और वो शब्द है थोड़े से जो कि आपके होते हैं जो उसमें जो कि क्लिष्ट होते हैं, यानी जो साहित्यिक भाषा है वो काम में लेते हैं। और साहित्यिक भाषा है वो एग्जामिनर है वो उसको आसानी से जो कि ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग नहीं करना है। आपकी भाषा हमेशा सहज और आसान होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका अगला पॉइंट रहेगा आदर्श संस्कृतिकरण का कि जो संक्षेपण है वो सुसंबद्धता एवं जो कि क्रमबद्धता युक्त होना चाहिए। यानी जो संक्षेपण में आपके विचार हैं एवं वाक्य है इनके बीच में आपकी जो तारतम्य होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहली बात लिखी है और जो दूसरी बात लिखी है उसका कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उसमें जो तारतम्य होना चाहिए, यानी जब एग्जामिनर आपका जो संक्षेपण पढ़े तो उसको बीच में रुकने का काम है वो नहीं होना चाहिए, वो एक ही लय में उसको पढ़ता जाए। इस हिसाब से आपको लिखना है, यानी उसमें तारतम्य युक्त आपको अपने विचार है वो आपको लिखने हैं। ठीक है ना, अब हम बात करें कि एक अच्छा जो संस्कृतिकरण है उसके लेखन के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने जो ऊपर बात की वही बात है, बस इसको एक बार हमने एक अलग हेडिंग के माध्यम से ही या जो कि रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, या पाठक क्या पढ़ने वाला है उससे रिलेटेड जो स्पष्ट विचार दे, यानी जो मूल अवतरण है उसका हमें जो स्पष्ट विचार है, जो काम की बातें हैं वही हमें दोबारा संक्षेपण में लिखना है। और गद्यांश को पढ़ते समय हमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको नोट कर लेना है। नोट की अर्थ होगा कि आपको जो अंडरलाइन है वो कर लेना है और उसको जब आप संक्षेपण करें तो उसमें शामिल कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बोधगम्य में उल्लेखित तथ्य हैं या फिर जो बिंदु हैं, जो तरीके हैं उसको हमें पालन करना चाहिए। यानी हम जो लिख रहे हैं तो उस टाइम जो भाषा का प्रवाह है वो होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो आपका क्रम है वो होना चाहिए। यानी जो मूल अवतरण में जो बात जिस वे में बताई गई है, यानी जिस क्रम में बताई गई है उसी क्रम में हमें लिखना है। जो पहले बताई गई उसको पहले लिखना है, जो बाद में बताई गई उसको हमें बाद में लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ उस जो गद्यांश है या मूल अवतरण है उसमें मौजूद सभी जो महत्वपूर्ण कीवर्ड है या वर्ड है उसको हमें संक्षेपण करते समय उसमें शामिल अवश्य करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि यदि मूल अवतरण में यदि कोई आपके
मैं ये कहूँ कि जो मूल अवतरण है उसमें यदि कोई पॉइंट दे रखा है, ऐतिहासिक घटना दे रखी है, या फिर कोई भूतकाल की घटना है और वर्तमान काल की घटना है, या फिर मैं कहूँ तो जो भविष्य काल की घटना है, तो जो घटना जिस काल की में हम बात कर रहे हैं उसी काल में ही उसको लिखना है। ये नहीं कि हम बात भूतकाल की कर रहे हैं और लिख उसको वर्तमान काल में कर रहे हैं। यानी जो मूल अवतरण है उसमें भूतकाल में उसके बारे में बात की गई, उसको हम है जो वर्तमान काल में लिख रहे हैं। तो ये आपके जो संक्षेपण है ये आपका सही नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मूल अवतरण है उसमें जिस काल में जो बात कही गई है हमें संक्षेपण करते समय उसी काल में उसी बात को लिखना है या व्यक्त करने का काम करना है। ठीक है। और साथ ही साथ जो आप संक्षेपण कर रहे हैं उसमें जो आप जो तथ्य या विचार लिख रहे हैं उसमें आपसी जो लिंक है वो होना चाहिए। यानी आपसी जो तारतम्य है और लय है ये होना चाहिए। ये हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया कि एक आदर्श संस्कृतिकरण है या एक आदर्श संक्षेपण है, वो लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब अभी तक तो हमें यह पढ़ा था कि एक आदर्श जो संस्कृतिकरण है वो करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि उसको लिखने का आपका जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। और अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इसको लिखते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक तो हमने यही बात की भाई हमें यह करना चाहिए, भाषा आपकी तारतम्य होनी चाहिए और आपका जो भाषा का जो प्रवाह है वो वही होना चाहिए जो मूल अवतरण में है। साथ ही साथ आपके जो विचारों का जो क्रम है वो मूल अवतरण का क्रम है वही होना चाहिए, ये बात की थी। लेकिन अभी हमें ये बात करेंगे कि जो एक अच्छा या आदर्श जो संस्कृतिकरण है उसको लिखते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें मेनली बात वही बात है, बस उसको बोलने का तरीका अलग है। ठीक है। तो या मैं ये कहूँगा एक आदर्श संस्कृतिकरण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो अपने मूल अवतरण के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी जो भाषा है वो जो कि जटिल ना बने, जो आसान वोकेबलरी है यानी जो आसान है आपकी शब्दावली है उसका हमें प्रयोग करना है। यह हमने पहले ही बात की है। जो हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो अभ्यर्थी साहित्य में रुचि ले रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि संक्षेपण करते समय जो आपके जो कि क्लिष्ट वर्ड है उसका उपयोग में लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। भाषा आपकी आसान होनी चाहिए, ज़्यादा आपको जटिल नहीं बनाना है। ठीक है। साथ ही साथ एक बात इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है कि संक्षेपण करते समय अपने विचार या जो अपनी कल्पना है उसको यहाँ शामिल करने का काम नहीं करना है। जो बातें मूल अवतरण में कही गई है उसी को ही हमें लिखना है, अपनी तरफ से उसमें वो कोई भी विचार या शब्द है वो जोड़ने का काम नहीं करना है। ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें तो इसमें आपको अपने आधार पर कोई भी आलोचना या जो टीका टिप्पणी है वो नहीं करनी है। यानी कभी कभार यह हो जाता है कि जो मूल अवतरण में बातें कही गई हैं उसका संक्षेपण करते समय अभ्यर्थी उस पर जो टीका टिप्पणी है वो करने लग जाते हैं, अपनी तरफ से उसकी आलोचना भी कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आती है कि जो संक्षिप्ता अक्षर है उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। अब आप कहोगे कि सर ये संक्षिप्ता अक्षर है वो क्या होती हैं, तो मैं आपको कह दूं कि अपन जब लिखते हैं ये निम्न लिखित, क्या है निम्न लिखित, यह वर्ड आपको शो हो रहा होगा ना, निम्न लिखित। एक तो ये वर्ड है, तो ये तो आपका जो कि पूर्ण शब्द है, क्या है पूर्ण शब्द। इसके बजाय मैं इसको लिख दूं निम्न, निम्न करके या मैं जो बिंदु लगा दूं तो ये आपका होगा संक्षिप्ता अक्षर। तो ऐसे शब्द है इसका हमें संक्षेपण में प्रयोग है वो नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि कोई जो मूल अवतरण है उसमें यदि आपके जो प्रश्न प्रारूप में यदि कोई जो कथन दे रखा है तो उसका संस्कृतिकरण में आपको उपयोग में नहीं लेना है, यानी उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जब आप संक्षेपण करें तो आपको किसी एक ही बिंदु पर लंबे टाइम तक
नहीं लिखना है, यानी जो अधिक बात है वो नहीं लिखनी है। एक जितनी मूल अवतरण में बातें बताई गई उसी वही बातें हमें यहाँ पर जो कि लिखने का काम करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के हमारा जो अध्याय है इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है संक्षेपण व सारांश लेखन में अंतर। यानी ये जो गलती है वो प्रत्येक अभ्यर्थी ये गलती करके आ रहा है। ये अभ्यर्थी प्रत्येक अभ्यर्थी वो यहाँ पर जो गलती करने का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने जितने भी एस्पिरेंट की कॉपी जो यहाँ कॉपी जांचने का काम किया है तो मैंने ये चीज़ यहाँ देखी है कि जो प्रत्येक अभ्यर्थी हैं यहाँ पूछने का काम होता है कि आपको 1-3 शब्दों में संक्षेपण करना है। उसके बजाय अभ्यर्थी यहाँ क्या कर रहा है कि जो सारांश लेखन का काम है वो करके आ जाता है। तो और फिर ये वहाँ पर क्या होता है कि अभ्यर्थी को अंक है वो मिलने का काम नहीं होता है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ये संक्षेपण और जो सारांश लेखन है उसमें क्या अंतर है। मोटा मोटी एक अपन बात करेंगे और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें संक्षेपण करना चाहिए और सारांश लेखन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में अंतर है। मैं ये कह सकता हूँ इसमें रात और दिन का अंतर है। ये दोनों ही जो चीज़ें एक दूसरे से भिन्न है। ये क्या है कि ये इसके बारे में जो कि ज़्यादातर अभ्यर्थी आज तक इसके बारे में बात ही नहीं कर पाए और जो कि जान भी नहीं पाए। तो हम लोग बात करेंगे अभी कि संक्षेपण और सारांश में अंतर क्या है। जो सारांश एवं संक्षेपण है ये दोनों ही जो गद्यांश है उसके लघुकरण की विधि है। यानी ये दोनों ही है तो आपके जो गद्यांश है उसके लघुकरण की विधि है, यानी उसको छोटा करने की विधि है। किंतु इन जो दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। ये दोनों ही लघुकरण की विधि हैं, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत अंतर विद्यमान है और हमें उन्हीं अंतरों को ध्यान में रखना है। तो ये बात आप नोट कर लेना, ये बात आप नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आप जब भी ये प्रश्न आपके आए कि संक्षिप्तीकरण करना है तो ये दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि मुझे संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण ही करना है, ना कि सारांश लेखन करना है, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग जो विधा है। ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहला अंतर है वो ये है कि सारांश है वो मूल गद्यांश का निचोड़ होता है। जो सारांश है वो मूल गद्यांश के जो विचार है या भाव है उसका एक मोटे रूप में कहें तो उसका जो निचोड़ है वो होता है, जबकि जो संक्षेपण है वो उसका आपके लघु रूप होता है। नंबर 2 पर बात करें तो सारांश में क्रम बनता आवश्यक नहीं है। सारांश में जो क्रम बनता है, जो विचार है, जो तथ्य है मूल अवतरण में दिए हुए हैं उसमें जिस क्रम में दिए हुए हैं आप उसी क्रम में लिखो, ये चीज़ें अनिवार्य नहीं। जो चीज़ पहली लाइन में लिखी हुई है उसको आप अंत में भी लिख सकते हो और जो अंत में लिखी हुई है उसको पहले लिख सकते हो और मध्य को भी पहले लिख सकते हो या अंत में लिख सकते हो। यानी इसमें जो क्रम बनता है उसकी कोई बाध्यता नहीं है। सारांश लेखन में आप अपने उसके जो विचार हैं उसके निचोड़ लिखते हो तो वो आप अपनी भी जो भाषा है उसमें यहाँ पर जो कि लिख सकते हो। ठीक है। जबकि यहाँ मैं बात करूँ संक्षेपण की बात करूँ तो यहाँ है जो कि क्रम बनता है इसका मुख्य गुण है। मुख्य और जो अनिवार्य गुण की बात करूं तो ये आपका अनिवार्य गुण है। जो मूल अवतरण में बात है यानी जो मूल गद्यांश में विचार है, तथ्य है, तो उसको उन्हीं वे में लिखना है जिस वे में या जिस क्रम में मूल अवतरण में दिया हुआ है उसी क्रम में आपको संक्षेपण में लिखने का काम करना है। ये इसकी एक अनिवार्य शर्त है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये गलती है ना अक्सर प्रत्येक अभ्यर्थी करने का काम कर रहा है। मैंने मैं कह दूं कि 7 दिन में मैंने हिंदी की जो कि 200 से 300 कॉपी जो चेक करने का काम किया है, तो इसमें लगभग जो कि ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं उनकी ये जो गलती है वो सामने आ रही है। तो ये आपको गलती इसके बाद में नहीं करना है। आज के बाद में आपको ध्यान रखना है कि वो जो संक्षेपण है उसमें जो क्रम है वो मूल गद्यांश में जो क्रम दिया हुआ है आप विचारों का, तथ्यों का, वही क्रम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले हम यदि अंतर की बात करें तो जो सारांश है वो अपने मूल गद्यांश का 1/3 भी हो सकता है और 1/4 भी हो सकता है। इसकी कोई जो बाध्यता है ये नहीं है। वर्ड जो लिमिट है उसकी कोई जो बाध्यता है वो नहीं है। ठीक है। 1/3 से 1/4 भी हो सकता है। जबकि यदि मैं यहाँ बात करूँ कि संक्षेपण की बात करें तो यह मूल गद्यांश का लगभग 1/3 होता है। ये एक जो मूल गद्यांश है उसका 1/3 होता है।
इसकी जो वर्ड लिमिट है वो फिक्स रहती है। और हमारे आरपीसी में तो मैं यदि बात करूँ तो आपके जो एग्ज़ाम में सवाल आ रहा है उसमें स्पष्ट वर्ड में ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि दिए गए गद्यांश का शीर्ष उचित शीर्षक देते हुए एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये आपका अंतर हो गया। जो सारांश है वो 1/3 से 1/4 वर्ड के मध्य हो सकता है, जबकि जो संक्षेपण है वो हमेशा 1/1 जो वर्ड है उसमें ही लिखना होता है। अगले जो अंतर है उसकी बात करें तो यह होता है कि जो सारांश है, सारांश में आपके शीर्षक अथवा जो शब्द सीमा उसका कोई उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न सारांश लेखन का आता है तो वहाँ आपको कभी वर्ड लिमिट नहीं दी हुई होगी, और ना ही आपको उसका जो सारांश है उसका शीर्षक लिखने को कहा जाएगा। तो ये दोनों ही बातें जो सारांश लेखन है उसमें विद्यमान नहीं होगी। पहली बात है जो शीर्षक है वो आपको लिखना या अनिवार्य नहीं है और नहीं आपको लिखने को कहा जाएगा। साथ ही साथ जो शब्द सीमा है इसका आपके यहाँ उल्लेख नहीं होगा। वहीं यदि हम संक्षेपण में बात करें तो संक्षेपण में आपके जो शब्द सीमा है यह इसकी मुख्य विशेषता है या फिर ये अनिवार्य है, और इसके साथ साथ जो शीर्षक लेखन है ये भी अनिवार्य है। यानी ये दोनों ही जो तथ्य है ये आपके शब्द सीमा और शीर्षक ये दोनों ही आपके या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अभी बात कर ली कि संक्षेपण और सारांश में अंतर क्या है। मोटे मोटे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो इसमें सारांश में शीर्षक नहीं लिखा जाएगा, साथ ही साथ इसमें विचारों की जो क्रम बनता है उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, और जो शब्द सीमा है वो यहाँ पर दी हुई नहीं होती है। 1/3 से 1/4 जो शब्द है वहाँ में भी आप जो कि लिख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे जो आरपीसी ने कॉपी जारी की है जो 2021-18, या मैं उससे पहले की बात करूं तो जो टॉपर रह चुके हैं उनकी जो कॉपियां हैं, तो उसके आधार पर हम बात करेंगे कि भाई जो आरपीसी के जो सवाल पूछने का जो तरीका है और जो लिखने का तरीका है वो हमारा जो मेथड है वो क्या होना चाहिए, और इसके आधार पर लोगों को कितने अंक मिले हैं इसकी बात करेंगे। और हम यहाँ पर जो कि किन बातों को इनको देख करके इनकी जो गलतियाँ हैं इनको देख करके हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अक्सर जो लोग गलतियाँ करते हैं तो उस गलतियों से ही सीखते हैं। लेकिन हम यदि गलतियाँ करेंगे तो ये एग्ज़ाम तो हमारा पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार तो हम रह जाएंगे। हमें यदि चूँकि प्रथम प्रयास में ही निकलना है या फिर इस प्रयास में ही निकलना है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो पहले लोगों ने गलतियां कर रखी हैं वो गलती हमें नहीं करनी है। तो उनकी लोगों की गलतियों से हमें जो सीख लेने का काम वो करना है। ठीक है ना, तो हम लोग अभी यही करने वाले हैं। यहाँ आपके आरपीसी में जो सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। और यहाँ मैं अंक की बात करूँ तो यहाँ आप देख पा रहे हो अंक आपके 2 + 8 बराबर आपके जो कि 10 अंक दिए रखे, यानी जो कि 2 अंक का आपका जो शीर्षक है वो रहने वाला है, और संक्षिप्तीकरण है वो आपके 8 अंक का रहने वाला है। ठीक है ना, तो ये बात आपके यहाँ स्पष्ट भाषा में आरबीसी आपको दे रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जीवन ज्ञात और अज्ञात का मिश्रण है, इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा एक हिस्सा है जो निश्चित राय रखता है, एक अन्य हिस्सा हमेशा अज्ञात का पता लगाने के लिए उकसाता रहता है, और बुद्धिमान वही है जो अनिश्चित का सामना करने और उसमें से उत्तम अवसर पैदा करने की कुशलता विकसित कर लेता है। आश्चर्य किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की अंतहीन संभावना उत्पन्न कर देता है। यदि हमें किसी वस्तु को देख करके आश्चर्य होता है तो उसके बारे में जानने की जो इच्छा है वो हमें पैदा हो जाती है। हम जितना अधिक जानते हैं उतनी ही अधिक अज्ञात के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है, और आश्चर्य किसी पुरानी बात के लिए नहीं होता है, और जो कि पक्की राय उसके लिए होती है जो नया नहीं है, और जो नया नहीं है उसके लिए पक्की राय होती है, जो नया उसके लिए हमारे कभी भी मन में जो कि पक्की राय है वो होने का काम नहीं होगा। जो व्यक्ति केवल आश्चर्यचकित रहता है वह जो भ्रमित रहता है, और जो सब बातों के प्रति पूर्ण रूप से निश्चित होता है वो हमेशा निष्क्रिय रहता है। यह आपको जो मूल अवतरण है वो दिया हुआ था, और आपको इसको 1 शब्दों में जो संक्षेपण है वो करने का काम करना था। ठीक है, तो ये एक कॉपी आप देख पा रहे हो, इसमें
जो शीर्षक है वो देने का काम किया गया है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, जीवन की अनिश्चितता, पहले ये जो शीर्षक है ये देने का काम किया है, फिर इसको कटाया है, फिर इन्होंने नीचे है वो जो कि दोबारा दिया है। तो ये गलती हमें नहीं करना है। हमें जब शीर्षक आप लिखो उससे पहले उसके केंद्रीय भाव है उसको एकदम अच्छी तरह से जान लो, और उसके पश्चात ही लिखो कि कभी हमें पहले चीज़ें लिख लें और फिर जो कि काटने का काम हमें नहीं करना है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि जीवन ज्ञात और अज्ञात का मिश्रण है। तो यहाँ इनको जो कि 1.5 अंक मिलने का काम हुआ है। कितने जो कि यहाँ इनको 1.5 अंक काम मिलने का काम हुआ है। और आगे बात करें तो इन्होंने जो संस्कृतिकरण किया है या इनको 8 में से कितने जो कि 3.5 अंक मिलने का काम हुआ है। 8 में से 3.5 अंक मिलने का काम हुआ है, या हम जो देख पा रहे हैं। इनका जो लिखने का जो प्रयास है वो काफ़ी अच्छा है, और इन्होंने उसी जो क्रम में बातें लिखी हैं ये हम यहाँ पर जो कि देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, अंक कह दूँ कि या कम या ज़्यादा मिलने का काम हुआ है। तो ये एग्जामिनर है जो कॉपी मूल्यांकन का काम करते हैं, उसकी जो मनोस्थिति है काफ़ी हद तक उस पर भी निर्भर हो जाती है। क्योंकि आपसे पहले यदि 1-2 कॉपी आपसे भी जो कि अच्छी मिल जाती है, या फिर आपसे अच्छी कॉपी वो चेक करते हैं, तो फिर आपके जो अंक है वो आपको कम मिलने का काम हो जाते हैं। वहीं आपसे पहले 5 या 7 कॉपी ऐसी मिल जाती हैं जहाँ जो लिखने का तरीका है या फिर जो लिखने का तरीका बहुत ही जो कि घटिया है, तो आपको यहाँ पर है अंक थोड़े अधिक मिलने का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो एग्जामिनर है उसकी जो मनोस्थिति पर भी थोड़ा सा जो निर्भर है वो करता है। ठीक है ना। यहाँ यदि मैं बात करूँ तो एक अन्य अभ्यर्थी है, अन्य जो कि यहाँ पर अन्य जो 2 अभ्यर्थी हैं उनकी अपन कॉपी देख रहे हैं। तो एक ने जो शीर्षक है वो लिखा है जिज्ञासा व शांति में समन्वय। एक हमें यह बात लिखना है, जब आप एग्ज़ाम में शीर्षक लिख रहे हो तो उसके आगे इस प्रकार से हमें लिखना है, शीर्षक शब्द लिखना है, फिर उसके आगे जो शीर्षक है वो लिखने का काम करना है। या आप देख पा रहे हो इनको ये जो कॉपी नंबर 2 है, यहाँ पर इनको जो शीर्षक है इनमें या इनको 1.5 अंक मिलने का काम हुआ है। कितने अंक, जो कि 1.5 अंक मिलने का काम हुआ है, 1.5 अंक। और जो संस्कृतिकरण है इनमें इनको 5 अंक मिलने का काम हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने जो वर्ड लिमिट है वो भी लिखी है, और यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड लिमिट है वो लिखने का काम नहीं किया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अंत में आपको ये भी लिख देना है कि जो मूल अवतरण में वर्ड कितने हैं, और आपने जो संस्कृतिकरण किया है उसमें कितने वर्ड हैं वो आप नीचे कोष्टक में लिख सकते हैं। तो उससे आपको नंबर थोड़ी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, और एग्जामिनर के लिए ये चीज़ थोड़ी सहज हो जाएगी कि भाई वो जान जाएगा कि हाँ 120 वर्ड का मूल अवतरण है, तो इन्होंने आपके जो 40 वर्ड में इसका संक्षेपण किया है। ठीक है। तो यहाँ से हमें जो कि 2 सीख मिलती हैं। एक तो जो शीर्षक शब्द है वो लिख करके उसके बाद में हमें जो उचित शीर्षक है वो लिखना है, और नंबर 2 बात ये है कि जो कि काट साट नहीं करना है। नंबर 3 बात ये है कि जो आप संक्षेपण लिखो उसके बाद में अंत में कोष्टक में आपको लिख देना है जो मूल अवतरण के वर्ड है वो लिखने हैं, और उसके बाद में आपने जो संक्षेपण किया है 1-3 शब्दों में वो भी आपको नीचे लिख देना है। ये जो 3 बातें यहाँ तक हमें जानने को मिली है। ठीक है। अगली जो 2 कॉपी है, यहाँ यदि मैं बात करूँ तो इन्होंने शीर्षक है वो जो कि दे रखा है जो जिज्ञासा। तो ये एक जो कि गौण भाव है, मूल भाव नहीं था, ये गौण भाव था। तो यहाँ इनको 1 अंक है वो मिलने का काम हुआ है। साथ साथ अपने एक अन्य कॉपी यहाँ देख रहे हैं तो इनको भी 1 अंक मिलने का काम हुआ है। इन्होंने ये चीज़ तीनों ही चीज़ें अपनाई है, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या किया है कि अपने जो भाव है वो इसमें शामिल करने का काम कर लिया है, अपने भाव शामिल करने के काम कर लिया है। या इन्होंने जो संक्षेपण किया है, नंबर 2 कॉपी आप ये देख पा रहे हो ना, ये देख पा रहे हो नंबर 2 कॉपी। तो यहाँ कहा गया है कि संसार में समस्त वस्तुओं और जीवन के प्रत्येक भाग के 2 पहलू हैं, ज्ञात और अज्ञात। ये चीज़ें यहाँ नहीं कह गई हैं,
जीवन ज्ञात और अज्ञात का मिश्रण है, जबकि इन्होंने इस चीज़ में अपने जो विचार है वो लिखने का काम किया है। तो ये काफ़ी हद तक जो सारांश लेखन है उसकी तरह इसमें अपने विचार शामिल कर लिए हैं। तो ये गलती हमने अभी बात की थी कि ये अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो इन्होंने ये गलती की और इसकी वजह से इनको यह 3 अंक मिलने का काम हुआ। यहाँ देख पा रहे हो कि इसमें इनको 3 अंक मिलने का काम हुआ है, और जो शीर्षक है उसमें 1 अंक मिलने का काम हुआ है। ठीक है, बल्कि इन्होंने वर्ड जो लिमिट है वो भी इसमें लिखी है, लेकिन ये जो मुख्य आपके जो टॉपिक है था उससे ये है कहीं जो कि दूर चले गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारांश लेखन को नहीं कहा गया था, संक्षेपण लेखन के बारे में आपको कहा गया था, और यदि आप सारांश लेखन की ओर चले गए हो तो आपने कहीं ना कहीं आपका जो सवाल में चीज़ें पूछी गई उससे हट गए हो, तो यहाँ आपको नंबर कम मिलने का काम हुआ है। ठीक है, फिर अन्य जो एक अपने अभ्यर्थी हैं उसकी अभी बात करें, अंत में 1-2 कॉपी और बची है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, आश्चर्य और ज्ञान ये चीज़ें लिखी हैं, इसको 1 अंक मिले हैं, और बाकी इन्होंने जो संक्षेपण है ये ठीक किया है और इनको 4 अंक मिले हैं। लेकिन इनका क्या है कि इन्होंने जो इनका क्रम था बात का, वो क्रम इनका ध्यान नहीं रखा है कि जीवन में दोनों का मिश्रण अनिवार्य है। ये चीज़ें इन्होंने अंत में लिखी है, लेकिन ये जो पहले लिखा हुआ है जो मूल अवतरण है इसमें ये बात आपके जो कि पहले कही गई है, और जो कॉपी 1 है इसमें ये बात इन्होंने अंत में लिख दी है। यानी जो इसकी क्रम बनता है इसका इन्होंने ध्यान नहीं रखा। इसका खामियाजा इनको यह मिला है कि इनको 4 अंक ही मिलने का काम हुआ है। एक अन्य अभ्यर्थी है, इनकी अपन कॉपी यहाँ पे जो कि देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो कि सारांश लेखन का काम किया है, और जो शीर्षक है वो भी लिखने का काम नहीं किया है। यानी इस कॉपी की बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थी ने जो सारांश लेखन किया, यानी ये पूरी तरह से जो टॉपिक पूछा गया था या जो सवाल पूछा गया था उससे हट गए थे, और जो इसका शीर्षक है वो नहीं लिखा, तो इसकी बजाय इनको आपके अंक मिले यहाँ पे 0 अंक मिला है। और नंबर 2 जो संक्षेपण है यहाँ 8 अंक का था, और यहाँ 8 अंक के बजाय इनको मिले हैं जो 2.5 अंक। और इसका रीज़न यही है कि इन्होंने यहाँ पर अपने विचार लिखे हैं, यानी इसमें जो सारांश लेखन है वो करने का काम किया है, ना कि जो कि संक्षेपण करने का काम किया है। ये गलती आपको अगली बार जो कि नहीं दोहराना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अंत में अभी हम बात करेंगे, ये जो सवाल है आपके जो अभ्यास के लिए मैं देके जा रहा हूँ कि आपको इसको अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद में इसकी जो कॉपी है वो आपको मुझे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्मृति सिविल सेवा के नाम से, वहाँ पर एक हैंडल दे रखा है आपको, जो कि असिस्टेंट स्मृति IAS, जो कि असिस्टेंट स्मृति IAS, उस हैंडल पर आपको इसकी PDF बना करके भेज देना है। ठीक है, साथ साथ ये जो व्हाट्सएप नंबर है 900-111-5508, इन पर भी आप लिख करके इसकी कॉपी वो भेज सकते हैं। इस प्रश्न का मूल्यांकन करके आपको कॉपी है वो वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अगले ही दिन आपको इसका जो मूल्यांकन है वो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद और आशा है कि आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहा है, और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आपने जो गलतियां आज तक की है उन गलतियों को फिर से जो कि दोहराने का काम है वो नहीं करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। साथ ही साथ अंत में आपको ये बता दूं कि हम लोग प्रत्येक जो अध्याय इसके जो 10-10 उदाहरण, यानी जो 10-10 जो सवाल हैं उनको हल करने का काम करेंगे। तो आप निश्चित होकर के मेरे साथ यहाँ पर जो कि जुड़े रहिए। अपन यहाँ पर जो कि 10-10 उदाहरण के माध्यम से सीखने का काम करने वाले हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले अपन इतना अभ्यास और इतना जो कि काम कर लेंगे कि फिर आपके जो यान अंक है वो कटने का काम ना के बराबर होगा। यानी आप अच्छे से जो लेखन भाग ब और से इसमें एक शानदार अंक ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।